आगे देखो भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की और एप्लीकेशन देखो। एक हमारे पास आती है बच्चों एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के अंदर देखो हम ये बताया है कि हमारे पास कोई भी एक बॉम्ब है, वो हमने मान लिया कि ये बॉम्ब है, ये बॉम्ब है, इसका मास m है। इनिशियली ये हमारे पास रेस्ट में था। अब मैंने मान लिया जब इनिशियली रेस्ट में था तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बिफोर एक्सप्लोजन जो लीनियर मोमेंटम था इनिशियल वो हमारे पास कितना होगा, इसका 0। अब मैंने मान लिया कि भाई लेट इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। मैंने सपोज किया है कि 3 फ्रेगमेंट्स के अंदर ये एक्सप्लोड हुआ है, और जैसे ही 3 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हुआ है मैंने मान लिया कि ईच ऑफ मास m1 m2 एंड m3, और ये मूव करते हैं विद वेलोसिटी v1 v2 एंड v3 रेस्पेक्टिवली। ये 3 पार्ट्स के अंदर हमारे पास एक्सप्लोड हुआ और तीनों पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं विद वेलोसिटी v1 v2 एंड v3 रेस्पेक्टिवली। तो भाई एक्सप्लोजन के बाद आफ्टर एक्सप्लोजन बच्चों आफ्टर एक्सप्लोजन हमारे पास जो इसका लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 m3 v3 के बराबर होगा। और यहाँ से हम कहेंगे कि ये तो हमारे पास कब हो गया कि भाई इट इज आफ्टर एक्सप्लोजन। ये आफ्टर एक्सप्लोजन होगा। ये मैंने कह दिया भाई फाइनल लीनियर मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, दैट इज पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल बच्चों कितना था 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 के बराबर होगा। ठीक है। आगे देखो, अगर यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर बॉम्ब है वो केवल 2 पार्टिकल्स के अंदर 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है, और जब ये 2 पार्टिकल्स के अंदर 2 फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है देन हम कहेंगे कि m1 v1 मस्ट प्लस m2 v2 मस्ट इक्वल टू 0, और मैं कह सकता हूँ कि m1 v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2। बच्चों जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है कि नेगेटिव साइन शो करता है कि भाई हमारे पास दोनों पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि एक पार्टिकल तो इधर मूव करता है, एक फ्रेगमेंट है वो इस साइड में मूव करता है। दूसरा मैं कहूँगा कि जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, कम होगी। अगर ये कहता है कि 3 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट अप हो जाता है, 3 फ्रेगमेंट्स के अंदर स्प्लिट अप होता है, तब हम क्या कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि नेट लीनियर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और नेट लीनियर मोमेंटम 0 का मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट इज मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये बॉम्ब था, अगर ये 3 पार्टिकल्स में एक्सप्लोड हुआ, एक पार्टिकल इधर चला गया जिसका मास हमने मान लिया m1 है, वेलोसिटी v1 है। दूसरा फ्रेगमेंट हमारे पास इधर जाएगा जिसका मास m2 होगा और वेलोसिटी कितनी होगी v2, इधर ही होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बोल लो बच्चों किसी भी डायरेक्शन में, इसके अलोंग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ये इसके अलोंग भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, एनी डायरेक्शन। और मैंने मान लिया कि इनका रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम इस साइड में होगा, तब हम कहेंगे कि जो 3rd फ्रेगमेंट है बिल्कुल इसके अपोजिट जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज m3 v3, सो दैट जो नेट लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का है वो किसके बराबर होगा, आपके पास 0 के बराबर होगा। अब देखो इसका इक्वेशन करते हैं। यहाँ हमने मान लिया कोई भी एक बॉम्ब है
और बॉम्ब है उसका मास हमने मान लिया, टोटल मास ऑफ बॉम्ब इज 1 kg। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये कहा है कि एक बॉम्ब है उसका मास है 1 kg के बराबर बताया है। यहाँ से हमने कह दिया कि मास ऑफ बॉम्ब इज इक्वल टू 1 kg। इट इज स्प्लिटेड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स each of mass m1 ratio m2 ratio m3 1 ratio 3। आगे कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ सेम मास मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो दो पार्टिकल्स है जिनका मास हमारे पास सेम है वो मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। देन ये कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। जो थर्ड फ्रैगमेंट है उसका हमें स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। बच्चों यहाँ से देखो, मैं ये कह दूँ कि m1 है वो m2 के बराबर है और m के बराबर मान लिया। m3 है वो हमने मान लिया 3m के बराबर मान लिया। यही बताया है। ये कहा है कि v1 बराबर v2 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर बताया है। देन ये कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट। v3 है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कि जिनका मास सेम है वो मूव करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने मान लिया कि ये पार्टिकल m1 ये पार्टिकल m2 ये इधर मूव करता है विद वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और इधर भी किस स्पीड से मूव करता है 30 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम क्या बिल्कुल बीच में नहीं होगा। और मैंने यहाँ से कह दिया कि रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, P इज इक्वल टू √ ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। और P इज इक्वल टू मास m वेलोसिटी 30 ये 30m इसका स्क्वायर प्लस 30m स्क्वायर अंडर द रूट। और बच्चों मैंने ये कह दिया कि P इज इक्वल टू 30√2m के बराबर आ गया। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हम क्या कहते हैं कि रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम है वो हमारे पास 0 होगा। इसका मतलब थर्ड फ्रैगमेंट है वो कहीं ना कहीं साइड में मूव करेगा और इसका लीनियर मोमेंटम P3 होगा एंड P3 मस्ट बी इक्वल टू P रिजल्टेंट। P रिजल्टेंट ये रहा। P3 कितना है 3m और मैंने मान लिया कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये v वेलोसिटी से मूव करता है। दिस इज इक्वल टू 30√2m के बराबर होगा। और बच्चों m से तो m कैंसिल आउट हो गया। 3 से कितना आ गया आपके पास 10। दैट इज हमने कह दिया कि थर्ड पार्टिकल है वो मूव करेगा विद ए स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड। √2 की वैल्यू 1.4। देयरफॉर हमने कह दिया v इज इक्वल टू 10 इंटू 1.414 या 1.4 और हमने कह दिया कि जो थर्ड फ्रैगमेंट है उसकी स्पीड हमारे पास कितनी होगी 14 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। देखो यहाँ से हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है। ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे थे। इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर अगर बराबर है तो उनका रिजल्टेंट है दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट में होता है। हम कहेंगे कि लीनियर मोमेंटम तभी 0 हो सकता है जब थर्ड फ्रैगमेंट है वो रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट हो और उसका लीनियर मोमेंटम है थर्ड फ्रैगमेंट के लीनियर मोमेंटम के बराबर हो। यही कॉन्सेप्ट लगाया है और हमने कैलकुलेट कर दिया कि भाई दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट। आगे देखो क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। कोई एक मशीन गन है, ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम।
ये बता दिया ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद ए स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये कहता है कि मशीन गन है, उससे यहाँ से बुलेट के बारे में बता रखा है इसने कि मास ऑफ बुलेट है वो 40 ग्राम के बराबर बताया है और 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, दैट इज हमने कह दिया कि M1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² किलोग्राम के बराबर बताया है। अब ये कहता है कि ये मशीन गन है वो बुलेट फायर करती है जिसका मास इतना है विद ए स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड, 1200 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फायर करती है। द पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन द गन। ये कहता है कि जो पर्सन इसको पकड़े हुए हैं, जो भी मैन है जो बुलेट फायर करता है, वो गन के ऊपर एक 144 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स है वो अप्लाई कर सकता है। तब ये कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड, और मैंने मान लिया कि n बुलेट्स हैं वो उसने फायर करी है पर सेकेंड। बड़े ध्यान से देखना है। देखो बुलेट किधर जाएगी, आगे की साइड में, गन किधर मूव करेगी, पीछे की साइड में। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जितना लीनियर मोमेंटम बुलेट्स का चेंज होगा उतना ही लीनियर मोमेंटम किसका चेंज होगा बच्चों, गन का होगा। और हमने ये पढ़ा है कि भाई फोर्स होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम के बराबर होता है। जब लीनियर मोमेंटम बुलेट्स का आगे की साइड में चेंज होता है तो गन का किधर होगा, पीछे की साइड में। दैट इज मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स होगा उसको होल्ड करने के लिए दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब देखो मैंने कह दिया कि F इज इक्वल टू टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहता है कि जो टाइम बताया वो 1 सेकेंड का बताया है, तो मैंने कह दिया कि F इज इक्वल टू एक बुलेट का हमारे पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा m1v1, लेकिन नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड कितनी मान ली मैंने, n है वो नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम है। दैट इज हमने कह दिया कि पर सेकेंड के बराबर है, तो हमने कह दिया कि F मस्ट बी इक्वल टू n इंटू m1v1 और n की वैल्यू निकाल दो, F अपॉन m1v1 F144 अपॉन m1 4 इंटू 10⁻² इंटू 1200 कैंसिल आउट हो गया, 12 12 144 और 4 3 12। दैट इज हम कहेंगे कि जो पर्सन हमारे पास उस गन को होल्ड कर रखा है ही कैन फायर नंबर ऑफ बुलेट्स एज 3 बुलेट्स हैं 1 सेकेंड में, वो क्या कर सकता है आपके पास फायर कर सकता है, उससे ज्यादा बुलेट्स है वो फायर नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखो एक यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है लीनियर मोमेंटम का। पहले सिचुएशन देखें फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखें। आपने देखा होगा कि मैं ये सिचुएशन लेता हूं, ये मेरे पास कोई भी एक ट्रॉली है, किसी भी रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ी है। दिस इज ए ट्रॉली, रेलवे ट्रैक पे खड़ी है और इनिशियली ये कह दिया कि भाई इसका मास है, मान लिया m1 है और इनिशियली रेस्ट में थी तो u1 इज इक्वल टू 0। पीछे से यहाँ से क्या किया कि एक पर्सन है उसका मास है वो m2 है, इस पर्सन का मास m2 है और ये मूव करता है विद वेलोसिटी u2 और दौड़ता हुआ आ रहा है और दौड़ के इस ट्राली में बैठ लेता है। और जैसे ट्राली में बैठ लेगा तो वो क्या करेगी कि ट्राली है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी विद ए कॉमन स्पीड। एक कॉमन स्पीड से ट्राली और आदमी हैं, ये पर्सन इसके अंदर बैठ लिया, ट्राली और आदमी हैं
दोनों के दोनों एक कॉमन स्पीड से मूव करने लग जाएंगे, तब ये कहता है कैलकुलेट द कॉमन स्पीड ऑफ द मैन एंड ट्रॉली। बच्चों यहाँ से देखो भाई, बैठने से पहले और ये क्या हो गया बैठने के बाद, ये तो बिफोर सिटिंग हो गया, ये क्या हो गया आफ्टर सिटिंग इन द ट्रॉली। बिफोर सिटिंग इनका लीनियर मोमेंटम था m2u2 प्लस 0, दैट इज हमने कह दिया कि m2u2 के बराबर हो गया। और आफ्टर सिटिंग मास ऑफ ट्रॉली m1 और मैन का m2, दैट इज हमने कह दिया कि m1 प्लस m2 इंटू किस कॉमन वेलोसिटी से जा रही है v से। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कह रहा है, लीनियर मोमेंटम बिफोर सिटिंग मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर सिटिंग। बिफोर सिटिंग लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम आफ्टर सिटिंग के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ से कह सकते हो क्या हुआ हमारे पास m1 प्लस m2 इंटू वी इज इक्वल टू m2u2, और मैंने कह दिया कि v इज इक्वल टू m2u2 अपॉन हमारे पास आ गया m1 प्लस m2 के बराबर आ गया। ये एक कॉमन सा एग्जांपल था। देखो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चन करवाता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये बताया है एक आदमी है, उसका मास है 60 किलोग्राम। देखो ये आदमी है, इसका मास बता दिया इसने 60 किलोग्राम के बराबर बता दिया, और वो रन कर रहा है विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो बैठ लिया एक ट्राली के अंदर, और उस ट्राली का मास है वो 100 किलोग्राम के बराबर है जो रेस्ट में थी। तब ये कहता है कि भाई हमें बतानी है कॉमन वेलोसिटी ऑफ द ट्राली एंड द मैन, ट्राली और मैन की कॉमन वेलोसिटी है वो बतानी है। निकाल दो यहाँ से कॉमन वेलोसिटी, v इज इक्वल टू मास ऑफ मैन 60 किलोग्राम इंटू 18 किलोमीटर पर आवर अपॉन 100 प्लस 60, और बच्चों कितना हो गया 60 इंटू 18 अपॉन 160, ठीक है। 2 3 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 9 जा, दैट इज 27 अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगी, और अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर पर आवर आ गई। दिस विल बी द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली एंड द मैन। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉमन स्पीड आ गई, किसकी आ गई, ट्रॉली और मैन की आ गई। और देखो क्वेश्चन, जैसे मैं ये कह दूं आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान दोगे इस पे, थोड़ा सा समझना है आपको। ये क्वेश्चन कह दिया, ये मेरे पास कोई भी एक रोड है, इस रोड की लेंथ बच्चों L है, और इस रोड का मास है वो हमारे पास m के बराबर है। ये मैंने कह दिया कि टोटल मास ऑफ रोड है, ठीक है। मैंने इस साइड में एक फोर्स लगाया इस रोड के ऊपर F1, इस साइड में हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, और जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारे पास F2 है। हमने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, ये मान लिया A, ये कोई पॉइंट B, ये कोई पॉइंट C, जो यहाँ से y डिस्टेंस दूरी पे है। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करनी है टेंशन एट द पॉइंट B। इस B पॉइंट पे इस रोड में टेंशन है वो कैलकुलेट करनी है। दोबारा देखो, रोड है, रोड का मास m है, टोटल लेंथ L है, हमने इधर फोर्स F1 लगाया, इधर फोर्स F2 लगाया, और हमने ये भी बता दिया कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 है वो ग्रेटर है F2 से। अब ये कहता है कि ये कोई पॉइंट है B जो A पॉइंट से y डिस्टेंस दूरी पे है, देन ये कहता है कैलकुलेट द टेंशन एट दिस पॉइंट। पहले तो इस डायग्राम को बनाओ आप, यहां से ये कहा मैंने, इधर हमने कह दिया F1 फोर्स, इधर क्या कह दिया हमने
F2 फोर्स, ये कोई पॉइंट बी था। बच्चों इधर टेंशन कितनी होगी टी, और इधर टेंशन कितनी होगी टी, दोनों इक्वल होंगी बट बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसकी टोटल लेंथ L थी, और ये मैंने कह दिया कि ये कितनी आपके पास y, ये कोई पॉइंट A, ये B, और ये कोई पॉइंट C। पहले तो यहाँ पे आप ये देखो कि नेट फोर्स कितना है, F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2। बोलो नेट फोर्स यही होगा या नहीं, F1 ज्यादा है और F2 क्या है, कम है, और यही जो नेट फोर्स है यही तो इसको एक्सेलरेट करेगा। और मैंने मान लिया कि ये नेट फोर्स है, इसको एक्सेलरेट करता है विद एन एक्सेलरेशन ए, देयरफॉर दिस मस्ट बी इक्वल टू एम ए। और एक्सेलरेशन मैंने कैलकुलेट कर लिया, F1 माइनस F2 अपॉन एम के बराबर आ, यही हुआ। अब देखो मैं ये कहता हूं कि भाई जो ए बी पार्ट है उसका मास निकाल लेता हूं, मास ऑफ पार्ट ए बी, मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, और मास ऑफ पार्ट ए बी होगा तो ये हो गया M1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ के बराबर होगा। भाई इसकी टोटल मास M और टोटल लेंथ L, तो मास पर यूनिट लेंथ बच्चों कितना हो गया M अपॉन L इंटू वाई के बराबर हो गया। अगर मैं ए बी पार्ट को अलग निकाल लेता हूँ, इसका FBD बनाता हूँ, तो मैं कहूंगा कि ये तो फोर्स F1, ये टेंशन T, यही है, और इस पार्ट का मास M1, और इधर ये एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से। बच्चों आप यहां से क्या कह सकते हो, F1 माइनस T मस्ट बी इक्वल टू M1 इंटू A, और F1 माइनस M1A इज इक्वल टू T, और T इज इक्वल टू F1 माइनस M1 की वैल्यू ये रही, M1 की वैल्यू कितनी है M अपॉन L इंटू वाई इंटू A की वैल्यू ये रही F1 माइनस F2 अपॉन M के बराबर होगी। भाई M से तो M कैंसिल आउट हो गया। आगे देखो T कैलकुलेट करेंगे, T इज इक्वल टू F1 माइनस वाई अपॉन L इंटू F1 माइनस F2, L एलसीएम ले लें, और T इज इक्वल टू L F1 माइनस वाई इंटू F1 माइनस F2 अपॉन L के बराबर होगा। और बच्चों यहां से देखो क्या आएगा, T इज इक्वल टू F1L माइनस F1Y प्लस F2Y अपॉन हमारे पास किसके बराबर आएगा, अपॉन हमने कह दिया कि कितना आएगा, L के बराबर आएगा, अपॉन L, यही आएगा। और यहां से कह दो कि T इज इक्वल टू F1 इंटू L माइनस वाई प्लस F2 इंटू वाई अपॉन L के बराबर आएगा। दिस विल बी द टेंशन, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी, आपके पास टेंशन की वैल्यू आएगी। आप इसको यहां तक भी करना चाहो तो ये भी ठीक है, ये वाली वैल्यू भी एग्जैक्ट है, इससे आगे सोल्व करो तो आपकी इच्छा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टेंशन आ गई। इसको आप ये वाला पार्ट लेके भी कर सकते थे, BC पार्ट का मास निकाल लेते, और BC पार्ट का मास निकाल दे तो M2 इक्वल टू M अपॉन L इंटू L माइनस वाई होता। जैसे भी आपकी इच्छा हो, चाहे लेफ्ट पार्ट से कर दो चाहे राइट पार्ट से कर दो, तो हम इसको कर सकते हैं। आगे देखो, आगे हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन दे रखी है, दो बॉडीज दे रखी है और दो ब्लॉक्स हैं, उनका मास अलग अलग दे रखा है। ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, ये कोई एक मास लेस स्ट्रिंग है, इसके साथ ये ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है। एक ये दूसरी स्ट्रिंग है, इसके साथ ये वाला ब्लॉक है वो कनेक्ट कर रखा है। अपर जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग बताई इसने, मास लेस स्ट्रिंग बताई है। जो लोअर बॉडी है
उसका मास हमने मान लिया कि 2.9 kg के बराबर है। अपर बॉडी है, इसका मास है 1.9 kg के बराबर है। ये कोई मिड पॉइंट है, ये भी हमारे पास इसका मिड पॉइंट है। ये हमारे पास ए पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट मान लिया मैंने? बी पॉइंट मान लिया। यहाँ पे देखो क्या बताया इसने, ये दोनों के दोनों हमारे पास इनएक्सटेंसिबल वायर्स हैं। हर एक की लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर बताई है। ईच ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। अपर की भी 1 मीटर है, लोअर की भी हमारे पास 1 मीटर है। अब ये कहता है कि जो अपर वायर है इसका नेग्लिजिबल मास है, बट लोअर वायर है उसका मास है 0.2 किलोग्राम पर मीटर। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई इस पूरी का जो मास हो गया वो 0.2 kg के बराबर हो गया। बिल्कुल सही है। होल सिस्टम है वो हमारे पास एक अपवर्ड एक्सेलरेशन रखता है, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ऊपर की साइड में जाता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ लोअर वायर एंड द मिड पॉइंट ऑफ अपर वायर। ए पॉइंट पे टेंशन बतानी है, बी पॉइंट पे। बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे टेंशन नीचे की साइड में भी रहेगी और टेंशन ऊपर की साइड में भी रहेगी। लेकिन आप ये देखो, ये जो टी ए है इसको नीचे से ऊपर की साइड में लेके जाती है, तो टी ए इज इक्वल टू टोटल मास इनटू, जब नीचे से ऊपर की साइड में जाएगा तो हमारे पास किसके बराबर होगा? ये ए प्लस जी के बराबर होगा। जो टोटल फोर्स रहेगा वो हमारे पास रहेगा एम टोटल इंटू ए प्लस जी। अब बच्चों इसका मास कितना है? 2.9, और इस पूरी वायर का 0.2 था, लेकिन आधी वायर ली है, आधी वायर ली है तो हमने कह दिया कि एम टोटल हो गया 0.1 प्लस 2.9 दैट इज 3 kg के बराबर आ गया। और ए पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो हमारे पास आई 3 इंटू 9.8 प्लस 0.2 दैट इज हमने कह दिया कि 30 न्यूटन के बराबर आ गई। बी पॉइंट पे मैं कहूंगा कि टी बी तो इधर होगा, टी बी ऊपर हो गया हमारे पास टी बी, और यहां से मैं कहूंगा कि टी बी इज इक्वल टू टोटल मास इंटू जी प्लस ए के बराबर होगा। ये होगा। अब देखो ये 2.9, ये 0.2 और ये कितना है 1.9। ऊपर वाले का तो कोई मास ही नहीं है, तो टोटल मास आप कह सकते हो 2.9 प्लस 0.2 प्लस 1.9, और देखो कितना हो गया 5 kg। निकालो टेंशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 5 इंटू 9.8 प्लस 0.2 और 5 इंटू 10 इज इक्वल टू किसके बराबर आया आपके पास? 50 न्यूटन के बराबर आ गया। दिस विल बी द टेंशन। ये हमारे पास क्या आएगी? इसकी टेंशन आएगी। कौन से पॉइंट पे निकाली हमने? ए पॉइंट पे। और कौन से पॉइंट पे निकाल दी हमने? बी पॉइंट पे।